हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज सितंबर 2 सैटरडे को जो आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे वो इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू दोनों से लिए गए हैं। टोटल 3 आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आर्टिकल 370 पे है। आर्टिकल 370 और जेएनके के स्टेटहुड से रिलेटेड है। दूसरा आर्टिकल है वन नेशन वन इलेक्शन का, जो कि इंडियन एक्सप्रेस में आया है। और चाइना इकोनॉमिक स्लोडाउन के ऊपर एक थर्ड आर्टिकल है। तीनों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और हिंदी में समरी भी दी गई है, उसके लिए भी आप टेलीग्राम में चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक नीचे दी गई है। आइए शुरू करते हैं आर्टिकल। हमारा आज का जो फर्स्ट आर्टिकल है वो है आल्टरिंग स्टेटस को। ये आर्टिकल द हिंदू में आया हुआ है और जम्मू एंड कश्मीर 370 आर्टिकल से रिलेटेड है। इसका मतलब आपको जीएस 2 है, उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है मेंस के पर्सपेक्टिव से। अब बात करते हैं न्यूज़ में क्यों आया है। 370 आर्टिकल को रद्द कर दिया गया था, एब्रोगेशन कर दिया गया था और इसे हटा दिया गया था। तो जो स्पेशल स्टेटस था जेएनके का वो रिमूव कर दिया गया था। जेएनके का स्पेशल स्टेटस जो कि कहा गया था कि टेम्प्रेरी है और इसको रिमूव करना ज़रूरी है वहाँ के डेवलपमेंट के लिए और इंडिया के इंटीग्रेशन के लिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स ली थी, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया था, स्टेट पार्लियामेंट में रिजोल्यूशन लेके आए थे और उसके बाद जो है फाइनली इसे अमेंडमेंट करके जेएनके का 370 आर्टिकल को एब्रोगेट किया था। उसको फिर एक पीआईएल के थ्रू लिटिगेशन लगाई गई और लिटिगेशन लगाने के बाद उसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को कि 370 को हटाना, रिमूव करना गलत है। ये चैलेंज कहाँ किया गया? सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट में लगभग 3 साढ़े 3 साल के बाद हीयरिंग शुरुआत हुई है हीयरिंग की, और उसमें चेक किया जा रहा है कि जो एब्रोगेशन है वो 370 आर्टिकल का वो सही है या नहीं है। तो ये बेसिकली टाइमलाइन थी। अभी न्यूज़ में इसलिए आया है क्योंकि जो सॉलिसिटर जनरल हैं उनसे जब पूछा गया सीजेआई के द्वारा कि जो स्टेटहुड है, स्टेटहुड उसको वापस रीस्टोरेशन कब किया जाएगा, तो स्टेटहुड के रीस्टोरेशन के लिए सॉलिसिटर जनरल ने एग्जैक्ट टाइमलाइन बताने के लिए मना कर दिया है, जो कि बहुत चिंता का विषय है क्योंकि स्टेट जो है अब काफ़ी नॉर्मल स्थिति में आ गया है, ऐसा सेंटर क्लेम कर रहा है। पहले जो टेररिज्म एक्टिविटी थी, इनफिल्ट्रेशन था और पत्थरबाजी जो चल रही थी, स्टोन थ्रोइंग, वो सब सारी चीज़ें बहुत कम हो चुकी है। हालांकि सेंटर भी इसी फेवर में है कि म्युनिसिपल इलेक्शन और पंचायत के जो इलेक्शन हैं उनको जल्द से जल्द करवाया जा सके और साथ में असेंबली के जो इलेक्शन है उसको भी गवर्नमेंट करवाना चाहती है। इलेक्शन कमीशन ने भी लगभग सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली है, जो इलेक्टोरल रोल है उसे अपडेट कर लिया गया है और ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। तो फाइनल कॉल जो है इलेक्शन कमीशन का ही होगा। लेकिन ये बहुत स्थिति जो है गंभीर है क्योंकि स्टेटहुड वापस रिस्टोरेशन करने की जो बात पूछी गई, तो जो सॉलिसिटर जनरल थे जो सेंटर गवर्नमेंट की तरफ से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि अभी एग्जैक्ट टाइमलाइन जो है बताई नहीं जा सकती कि कब जो है रिस्टोरेशन किया जाएगा। इसके साथ साथ एक और चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है, सीजेआई ने ये क्लियर कर दिया है कि गवर्नमेंट ने जो डेवलपमेंट वर्क किया है उसका कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी से कोई संबंध नहीं है, कि बहुत सारी चीज़ें जैसे अच्छी हो गई है, जो एंड है उससे आप मीन्स को जस्टिफाई नहीं कर सकते कि 370 हटा देने से डेवलपमेंट हो रहा है, टेररिज्म एक्टिविटी कम हो गई है, इंटीग्रेशन बढ़ गया है, लेकिन ये क्या है, आपका एंड है। लेकिन अगर आपने मीन्स सही यूज़ नहीं किया है तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को नहीं सही माना जाएगा। और हिस्टोरिकल वैलिडिटी, जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, उसको भी चेक किया जा रहा है कि टेम्प्रेरी 370 है या नहीं है, इसके बारे में। तो अब बात करेंगे 370 था क्या और गवर्नमेंट ने कौन सी प्रोसीजर जो है फॉलो किए इसे अमेंडमेंट करने के लिए। तो आर्टिकल 370 में स्पेशल स्टेटस दिया गया था जेएनके को, और उस स्पेशल स्टेटस को डिमाइस करने का जो आर्टिकल था वो 370 क्लॉज 3 में दिया गया था, जिसमें लिखा था कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कुड डिक्लेयर दैट द आर्टिकल 370 सीज टू बी ऑपरेटिव बट ओनली विद द कंसेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जेएनके। इसका मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर कर सकते हैं कि 370 जो आर्टिकल है वो ऑपरेटिव नहीं रहेगा, लेकिन किसकी कंसेंट से? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जेएनके की। गवर्नमेंट ने क्या किया, अमेंडमेंट लेके आया और इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जेएनके को
चेंज करके क्या किया गया, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो उसी समय ख़त्म हो गई थी, तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की कंसेंट के साथ हम डिक्लेयर कर सकते हैं प्रेसिडेंट की 370 अब एब्रोगेट किया जा रहा है। उसके बाद क्या किया गया, वहाँ जम्मू एंड कश्मीर में JNK में प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया और फिर कंसेंट ऑफ गवर्नर की ली गई, क्योंकि प्रेसिडेंट रूल लगा देने के बाद जो हेड होते हैं वो गवर्नर होते हैं और फाइनली गवर्नर प्रेसिडेंट रूल लग जाता है। तो गवर्नर ने अपनी कंसेंट दे दी किसकी जगह, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की जगह, और JNK को डिवाइड कर दिया गया। JNK UT बन गया एक, और वहाँ पर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली रखी गई जहाँ इलेक्शन होना अभी बाकी है, जिसकी बात अभी आर्टिकल में की गई थी। और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव जो काउंसिल था उसको अबॉलिश कर दिया गया। लद्दाख को UT बना दिया गया। अभी वापस इसी के रिस्टोरेशन की बात हम लोगों ने आर्टिकल में की, जिसकी कोई टाइमलाइन गवर्नमेंट दे नहीं रही है। इसी को फिर चैलेंज किया गया 370 को, इसके एब्रोगेशन को, और हीयरिंग कब स्टार्ट हो रही है, अगस्त 2023 में। अब इशू क्या है, गवर्नमेंट ने स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली तो को रखा, चेंज किया, लेकिन प्रेसिडेंट रूल लगा दिया और फिर गवर्नर की कंसेंट ले ली। जो 370 आर्टिकल है उसका जो लोकल पार्टी है जो स्टेट गवर्नमेंट में थी उन लोग अपोज कर रहे हैं, जो रीजनल पार्टी है वो अपोज कर रहे थे। तो पॉसिबिलिटी ये थी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली तो कभी भी नहीं मानती, और अगर वो कभी नहीं मानती तो गवर्नमेंट ने जो है दूसरा रास्ता अपनाया, प्रेसिडेंट रूल लगा के और कंसेंट। तो बेसिकली एक यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल जो है यूज़ किया गया है, जहाँ पर एंड को जस्टिफाई करने के लिए मीन्स को सेक्रीफाइस किया गया है। और मीन्स जो है बेसिकली ये इस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ तो फॉलो किया गया है, लेकिन क्या ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो किया गया है या नहीं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और यही कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी कौन चेक करेगा, सुप्रीम कोर्ट। इस बार UPSC में ये आया भी था, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ किससे रिलेटेड है। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर इस्टेब्लिश प्रोसीजर जो इस्टेब्लिश की गई ये तो एकदम लीगल है, लेकिन क्या फेयर है एप्लीकेशन ऑफ लॉ, क्या फेयर चीज़ की गई, जो प्रोसेस अपनाई गई वो कितनी फेयर है, ये इम्पॉर्टेंट है। और इसी चीज़ की जो लीगलिटी होगी वो चेक की जाएगी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और फिर बताया जाएगा कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था ये वैलिड है या इनवैलिड है। तो ये हमारा बेसिकली आर्टिकल था। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है मैनी नॉट वन। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया हुआ है और GS2 के पर्सपेक्टिव से बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये वन नेशन वन इलेक्शन कॉन्सेप्ट पे आया है, और वन नेशन वन इलेक्शन कॉन्सेप्ट जो कि 2019 में पहली बार प्राइम मिनिस्टर मोदी ने फ्लोट किया था आइडिया और दिया था, उसके बाद जो है UPSC में ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है। इस तरह का क्वेश्चन आया था कि ये वन नेशन वन इलेक्शन जो है पॉसिबल नहीं है इम्प्लीमेंट करना, या फिर चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, तो आपको इसी के बारे में कमेंट करना था। ऑलरेडी GS2 में ये पूछा जा चुका है, दोबारा रिपीट हो सकता है, बिल्कुल अभी न्यूज़ में है, तो दोबारा आपको नेक्स्ट ईयर जो है दोबारा दिख सकता है, क्योंकि UPSC के मेंस में क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। इसके हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब आर्टिकल क्यों आया है पहले तो वो बात करेंगे, उससे पहले एक कॉन्सेप्ट क्या है वन नेशन वन इलेक्शन का वो जान लेते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली पूरे देश में इलेक्शन जो है, जो MP और MLA के इलेक्शन हैं, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन है और लोकसभा के इलेक्शंस हैं, वो एक साथ कराने चाहिए, ऐसा इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से है। मतलब सारे इलेक्शन को एक साथ एक ही बार में पूरे 29 स्टेट 28 स्टेट प्लस जो UTs हैं, जो भी UTs जहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली हैं वहाँ पर इलेक्शन प्लस MP के जो इलेक्शंस हैं, मतलब लोकसभा के जो इलेक्शंस हैं, वो सारे एक साथ होने चाहिए एक ही डेट पे। 5 साल के लिए इन्हें चुना जाना चाहिए। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है ये सिंक्रोनाइजेशन करना पड़ेगा। 1951-52 में अगर बात करें तो ये सिंक्रोनाइज था, जो पहले इलेक्शंस हुए थे शुरू के 15 साल तक के जो इलेक्शंस हुए थे 1967 तक सिंक्रोनाइजेशन था। उसके बाद अलग अलग स्टेट में जो है प्रेसिडेंट रूल लगने लगा और उसके हिसाब से फिर इलेक्शन की जो डेट्स हैं वो चेंज होने लगी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट था, आपको इलेक्शन करवाना ही पड़ेगा 6 महीने के अंदर, जब डेट उसकी ख़त्म होने वाली हो, है ना, जब कार्यकाल ख़त्म होने वाला हो उसके पहले आपको इलेक्शन करवाना ही है। तो ये सारी चीज़ें जो है कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेट है, इसके कारण जो है
क्या हुआ था, वन नेशन वन इलेक्शन से शुरुआत तो हुई थी, लेकिन उसके बाद ये सिंक्रोनाइजेशन जो है ख़त्म हो गया और असिंक्रोनाइज हो गए सारे इलेक्शंस। अब इसकी बात क्यों की जा रही है, अभी रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है, तो पहले उसकी बात कर लेते हैं। सितंबर 18 से 22 में एक स्पेशल सेशन पार्लियामेंट का बुलाया जा रहा है। ये सेशन में ऐसी रूमर्स है कि वन नेशन वन इलेक्शन को जो है, जो बिल है वो लेके आया जाएगा। अब एक और जो न्यूज़ आ रही है वो ये है कि जो हमारे एक्स प्रेसिडेंट हैं उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है जो कि देखेगी, डिस्कस करेगी, एग्जामाइन करेगी कि ये जो वन नेशन वन इलेक्शन का आइडिया है ये कितना फिजिबल है। एक्स प्रेसिडेंट मतलब रामनाथ कोविंद की बात की जा रही है यहाँ पर। तो ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल इशू रहा है और जब ये पहली बार आइडिया लाया गया था तब बहुत लोगों ने इसका विरोध किया था, इंक्लूडिंग जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो बेसिकली अपने इंटेलेक्चुअल्स हैं, उन सभी ने कहा था कि ये आइडिया उतना फिजिबल नहीं है, इम्प्लीमेंट करना इतना आसान नहीं है। तो ये लेके आया जा रहा है, लेकिन जो हमारे राइटर हैं उन्होंने सरकार को काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया है और कहा है कि ये जो मूव है ये मूव बहुत बड़ा है। कंट्रोवर्शियल चीज़ों को जब आप लेके आते हैं तो आपको डेमोक्रेसी में डिबेट करने की ज़रूरत है, डेलिब्रेशन होने की ज़रूरत है, ना कि चीज़ें चुपचाप से लाके पास करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि ये एक थोड़ा कंट्रोवर्शियल इशू है, इसलिए इसको बिना बताए, बिना इन्फॉर्म किए आप इंट्रोड्यूस करेंगे तो ये गलत होगा, डेमोक्रेसी के अगेंस्ट होगा और जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है इंडिया का, चेक्स एंड बैलेंस वाला, ये उसके भी खिलाफ होगा। तो इस बात जो है जो राइटर हैं सरकार को काफ़ी क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये डीमोनेटाइजेशन वाला पॉलिसी मूव नहीं है कि आप किसी को बता नहीं सकते। ये एक ऐसा इशू है जो कंट्रोवर्शियल है, लॉ बनाना है जिस पे तो सबका कंसेंसस होना चाहिए और उसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में तो 2/3 मेजॉरिटी लगेगी और 2/3 तो मेजॉरिटी है नहीं, लोकसभा में तो फिर भी इकट्ठी की जा सकती है, राज्यसभा में तो नहीं है सरकार के पास। तो इसलिए ऐसे मुद्दों पे कॉन्सेंसस बनाना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ऐसा राइटर कह रहे हैं। अब शुरू करते हैं, वन नेशन वन इलेक्शन क्या है बेसिकली मैं आपको बता चुका हूँ, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, आखिर आइडिया आया तो क्यों आया। तो वन नेशन वन इलेक्शन से क्या होगा, सबसे इम्पॉर्टेंट जो बेनिफिट होगा वो ये होगा कि जो पोल एक्सपेंसेस हैं और पार्टी एक्सपेंसेस हैं इसको थोड़ा कंट्रोल किया जा सकेगा। हर इलेक्शन में जो है कैंपेनिंग होती है। अब जब कैंपेनिंग होगी, अगर लोकसभा के लिए कैंपेन करेंगे तो वही स्टेट में होगी और वहीं जो है स्टेट के लिए भी कैंपेनिंग हो जाएगी। लोकसभा में जो नेशनल पार्टी है वो करेगी तो स्टेट के लिए भी कैंपेनिंग हो जाएगी, तो जो पैसा है वो बहुत बचेगा। उसके अलावा जो पार्टी एक्सपेंस करती है वो तो अलग होता है। उसके बाद जो कैंडिडेट एक्सपेंस करते हैं उसके लिए 70 लाख स्टैट्यूटरी लिमिट है, लेकिन अगर आप डेटा उठा के देखें तो 25 करोड़ तक के एक एमएलए जो है खर्चा कर रहे होते हैं। और आपको पता है ये जो पैसा आता है वैसे भी ब्लैक मनी का होता है, करप्शन वाला ही पैसा होता है। अपनी जेब से तो लोग पैसा खर्चा करते नहीं हैं, फंडिंग आती है, लेकिन वो भी जो पैसा आता है वो ब्लैक मनी ही होता है। ठीक है, तो इसको चेक करने के लिए हम क्या चाहते हैं, वन नेशन वन इलेक्शन हो जाए। अगर एक ही इलेक्शन होंगे तो सारी कैंपेनिंग एक साथ होगी और जो खर्चा होगा वो कम हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा। ऐसा पहले भी हो चुका है 1951-52 में, जब उस समय, हालांकि उस समय जो है ज़्यादा इलेक्टर्स नहीं हुए थे और आसान था उस समय इलेक्शन कराना, लेकिन उसके बाद फिर 1967 के बाद डीसिंक्रोनाइज़ हो गई चीज़ें और प्रेसिडेंट रूल लगने के कारण फिर उसके बाद सारी चीज़ें अलग अलग हो गई। ठीक है, अगर उसके अलावा जो थर्ड पॉइंट है अगर हम उसमें बात करें तो पब्लिक का जो पैसा है वो तो बचेगा ही, क्योंकि जो पैसा खर्चा होता है इतने सारे इलेक्शन कराने में, अलग अलग इलेक्शन कराएंगे तो मनी लगेगा और वो पैसा कौन सा यूज़ हो रहा है, जो सरकार इकट्ठा करती है टैक्स से, जो टैक्स लेती है किससे लेती है, पब्लिक से ही तो लेती है, हम ही तो पैसा देते हैं इलेक्शन के लिए। वही पैसा जो है इलेक्शन कमीशन जो है यूज़ करता है, तो पब्लिक का जो पैसा होगा वो बचेगा। उसके साथ साथ जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है और सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन पे बर्डन कम हो जाएगा। तो सिक्योरिटी फोर्सेस को डिप्लॉय किया जाता है, जितने भी सीएपीएफ वाली फोर्सेस होती हैं वो इलेक्शन कराने में मदद करती हैं ताकि सेफ्टी और सिक्योरिटी से फ्री और फेयर इलेक्शन हो सके। उसके बाद आपके फादर मदर को आपने देखा होगा, अगर गवर्नमेंट में एम्प्लॉई हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, तो जब भी इलेक्शन होता है उनकी इलेक्शन ड्यूटी लग जाती है। और अगर वो
टीचिंग में हैं, प्रोफेसर हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट में, उसके बावजूद भी उन्हें इलेक्शन ड्यूटी निभानी पड़ती है और जो मेन उनका काम है पढ़ाने का वो छूट जाता है। ऐसी अगर आप दूसरे डिपार्टमेंट की बात करें, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क की बात करें, तो गवर्नमेंट पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने की जगह इलेक्शन में ही आधे समय जो है हमारे अधिकारी लगे रहते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्शन हमारे यहाँ क्या है, फेस्टिवल की तरह मनाया जाता है। फेस्टिवल जो है इलेक्शन जैसी आने वाले होते हैं, सारी पॉलिटिकल पार्टी, पूरा मीडिया और लोग बड़े खुश रहते हैं और इलेक्शन जो है फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट किए जाते हैं। बहुत खर्चा होता है, बहुत पैसा वेस्ट होता है, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा सिस्टम है कि अब इलेक्शन अलग अलग हो रहे हैं तो हमेशा होंगे ही। इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन की बात की जा रही है, ताकि एक ही इलेक्शन हो तो आसानी से चीज़ें एक बार में हो जाए। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाएगा, थर्ड बेनिफिट हो जाएगा। फोर्थ बेनिफिट क्या होगा, जो वोटर्स हैं वो भी आसानी से जज पर कर पाएंगे जो पॉलिसीज़ हैं गवर्नमेंट की और प्रोग्राम्स हैं। ठीक है, इसके साथ साथ और क्या हो सकता है, फिफ्थ पार्ट करेंगे तो गवर्नेंस की जो प्रॉब्लम है वो भी इशू सॉल्व हो सकता है। क्या होता है, अगर बार बार इलेक्शन होते रहेंगे तो हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, अगर मान लीजिए बीजेपी है अभी इस वक्त, तो हमेशा स्टेट में इलेक्शन होगा तो वो कुछ ना कुछ ऐसी जो शॉर्ट टर्म बेनिफिट वाली या पॉपुलिस्ट मूव या पॉपुलिस्ट स्कीम लेके आएंगे ताकि वो इलेक्शन जीत सकें स्टेट गवर्नमेंट में। तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट की जगह शॉर्ट टर्म जो है बेनिफिट वाले पॉलिटिकल गेन्स के लिए ऐसी पॉलिसीज़ लेके आते हैं, जिसके कारण हमारा जो प्रॉब्लम होती है गवर्नेंस में, पॉलिसी पैरालिसिस होने के चांसेस रहते हैं, इस तरीके की चीज़ें होने के चांसेस नहीं रहेंगे अगर वन नेशन वन इलेक्शन रहेगा तो। और लॉन्ग टर्म की जो पॉलिसीज़ है जो लॉन्ग टर्म में बेनिफिट दे, वैसे हार्श डिसीजन जो है गवर्नमेंट जो है ले सकेगी, पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है ले सकेगी। तो ये जो है बहुत ज़्यादा इसलिए इम्पॉर्टेंट है वन नेशन वन इलेक्शन होना। ठीक है, उसके साथ प्रिपरेशन के लिए भी आपको सबको टाइम मिल जाएगा, पॉलिटिकल पार्टी को, इलेक्शन कमीशन को, पैरामिलिट्री फोर्सेस को। तो 5 साल का पूरा समय मिलेगा, हर वक्त नहीं होते रहेंगे। तो ये कुछ इसके क्या हो गए, बेनिफिट हो गए, इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन लाया गया था। अब हम चैलेंजेस की बात करेंगे। तो चैलेंजेस क्या है, बेसिकली इसको फिजिबल नहीं है इतने बड़े इलेक्शन को वापस सिंक्रोनाइज़ करना। ठीक है, तो कैसे फिजिबल नहीं है, जो टर्म है लोकसभा के और लेजिस्लेटिव असेंबली के, उसको सिंक्रोनाइज़ करना पड़ेगा। जैसे कि अभी आपको रिसेंट की बात बता रहा हूँ, अगले 6 महीने में 2024 के मई में हमारा लोकसभा का इलेक्शन है, 5 साल ख़त्म होने वाले हैं। लेकिन 5 साल ख़त्म कब होने वाले हैं, स्टेट गवर्नमेंट में राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में नवंबर दिसंबर में। तो यहाँ पर इलेक्शन नवंबर दिसंबर में कराना ही पड़ेगा, नहीं तो इनको 6 महीने तक क्या करेंगे, ये प्रेसिडेंट रूल लगा के रखेंगे जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आपको ऐसे हमेशा प्रेसिडेंट रूल लगा सकते अगर कुछ ऐसी सिचुएशन नहीं है जो नॉर्मल सिचुएशन से अलग हो, एब नॉर्मल सिचुएशन हो। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप यहाँ पर क्या करें, पूरे 6 महीने का क्या लगा दें, प्रेसिडेंट रूल। तो ये पॉसिबल नहीं है, उसके लिए आपको फिर चेंज करना होगा टर्म। और सिंक करने के लिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की, लोकसभा को, आपको कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करना पड़ेगा, अमेंड करना पड़ेगा। या तो स्टेट असेंबली की जो टर्म है उसको रिड्यूस करना पड़ेगा या फिर इंक्रीज़ करना पड़ेगा। मान लो 2025 में कोई होने वाला है तो 2024 में करने के लिए उसका जो टर्म होगा उस पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट का, उसे कम करना पड़ेगा। कौन कौन से आर्टिकल करने पड़ेंगे आपको, 83 जिसमें कहा है लोकसभा 5 साल तक चलेगी। उसके बाद प्रेसिडेंट की जो पावर है डिसॉल्व करने की लोकसभा, उसको वो करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने पड़ेंगे। उसके बाद स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली वाला जो 5 साल वाला है उसको भी करना पड़ेगा क्या, अमेंड। तो इस तरीके से आर्टिकल हैं जिनको आपको अमेंडमेंट करना पड़ेगा। उसके साथ 356 को भी अमेंड करना पड़ेगा जिसमें प्रेसिडेंट रूल की बात की गई है। फिर प्रेसिडेंट रूल नहीं लगा सकती गवर्नमेंट, अगर प्रेसिडेंट रूल लगा दी तो फिर उसके बाद फिर 6 महीने तक के आप ऐसा करना पड़ेगा फिर कि मान लीजिए आपने 2.5 साल का बचा हुआ है, अब 2.5 साल के पहले आपने प्रेसिडेंट रूल लगा दिए तो फिर क्या होगा, 2.5 साल तक के पूरे समय क्या लगा रहना पड़ेगा, प्रेसिडेंट रूल, जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो बहुत सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करनी पड़ेगी अगर आपको ये करना है तो। ठीक है, सिंक्रोनाइज़ करना है तो। इसके अलावा आपको आरपीए जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है उसमें पार्लियामेंट्री प्रोसीजर को भी अमेंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब क्या है, डिफ़िकल्टीज़ हैं। उसके बाद कुछ डिफ़िकल्टीज़ और हैं, जैसे कि अगर जो आर्टिकल में दी हुई है उसकी बात करते हैं, इट थ्रेटन्स टू गिव मोर प्रेसिडेंशियल एंड यूनिटरी कैरेक्टर। मान लीजिए वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जो बहुत कैरिस्मेटिक लीडर हैं, अगर वो एक साथ सारी इलेक्शन का लड़ेंगे तो सारी जगह क्या होगा, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, रीजनल पार्टीज़ हैं जो कि लड़ रही हैं, उनके लिए थ्रेटन हो जाएगा। क्योंकि जो गवर्नमेंट है
सेंटर में और स्टेट में दोनों में एक ही आए, कोशिश की जाएगी एडवांटेज लेने की, क्योंकि जो सेंटर गवर्नमेंट अगर स्टेट गवर्नमेंट सेम होती है तो बेनिफिट होता है, क्योंकि काम नहीं रुकते हैं फिर स्टेट गवर्नमेंट के। ऐसा लोगों के अंदर एक धारणा भी बन गई है और ऐसा होता भी है कि लोगों को लगता है कि अगर सेंटर और स्टेट में सेम गवर्नमेंट रहेगी तो डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से होगा। और वही डबल इंजन की सरकार लोग कहते रहते हैं बार बार, तो डबल इंजन की सरकार का मतलब यही होता है। ठीक है, तो प्रेसिडेंशियल कैरेक्टर को ज़्यादा जन्म देगा ये। उसके साथ साथ हमारे यहाँ क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है। ठीक है, तो प्रेसिडेंशियल और यूनिटरी कैरेक्टर को जन्म देगा। रीजनल पार्टी का जो सर्वाइवल है उसके अगेंस्ट है, तो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ और फेडरलिज्म के भी अगेंस्ट होगा ये। तो ये चीज़ें कुछ इश्यूज़ हैं। उसके अलावा लॉजिस्टिकल चैलेंजेस हैं, इतने ज़्यादा आपको ईवीएम मशीन्स लगेगी, उसके बाद आपको जो है खर्चा भी बहुत आएगा और इतनी सारी फोर्स भी एक साथ लगानी पड़ेगी, जिसमें थोड़ा खतरा बढ़ जाता है जब आपको लार्ज स्केल पे कराना है। इंडिया जो है लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, 90 करोड़ के आसपास यहाँ क्या हैं, वोटर्स हैं। तो पहले 10-11 करोड़ थे जब पहली बार हुआ था, तो उतना आसान था उस समय करा, हालांकि उस समय भी इतना इजी नहीं था, लेकिन कंपैरेटिवली 90 करोड़ लोगों का इलेक्शन एक साथ और स्टेट में, और दोबारा से मतलब दो दो बार आपको वोटिंग करनी पड़ेगी। तो ये सब सारे इश्यूज़ जो है लॉजिस्टिक इशू हो जाएंगे, कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, सिक्योरिटी अरेंजमेंट करना भी आसान नहीं होगा। तो ये सब सारी चीज़ें ऑलरेडी जो है क्या होंगे, आपके लॉजिस्टिकल चैलेंजेस होंगे। तो सॉल्यूशन की बात करते हैं। सॉल्यूशन क्या है, या तो आप क्या करिए, प्रेसिडेंशियल फॉर्म में स्विच कर दीजिए। तो उसमें प्रेसिडेंट जो है अकाउंटेबल नहीं होता है, जैसे अमेरिका में सब कुछ फिक्स रहता है, प्रेसिडेंट कब जो है इलेक्ट होगा, डेट भी फिक्स होती है, इस दिन जो है इलेक्शन होने वाले हैं। वैसे ही सीनेट की भी डेट फिक्स होती है। तो अगर हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म कर देंगे तो एक साथ इलेक्शन कराए जा सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा हालांकि ये फिजिबल नहीं है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ जो है डेमोक्रेसी है वो बेसिक स्ट्रक्चर है। तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म जो है लेके आना इतना आसान भी नहीं है। और मेरे हिसाब से इंडिया जो है बेस्ट सूटेड डेमोक्रेसी पार्लियामेंट्री सिस्टम में ही है, क्योंकि इसमें इतना प्रॉब्लम भी नहीं है, इतने समय से हम लोग चला रहे हैं, अच्छा चल रहा है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये सब जो है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर सकते हैं, जो मैंने बात कही। इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं, बेसिकली अगर मान लीजिए क्या हो जाता है कि कहीं पर प्रेसिडेंट रूल लगाना रहता है और प्रेसिडेंट रूल लग जाता है, तो आप फिर प्रेसिडेंट रूल लगाने की जगह जो दूसरी पार्टी है उनको मौका दीजिए कि वो क्या बना ले, सरकार, ताकि 5 साल तक सरकार रहे। तो स्टेट गवर्नमेंट में एक बार लागू कर दिया, उसके बाद फिर कोशिश की है कि सरकार बन जाए, दूसरे जो भी नया अलाइनमेंट बन रहा है, नए समीकरण बन रहे हैं, नई पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है मिलके वापस गवर्नमेंट बना ले और सभी पार्टीज़ को मौका दिया जाए, ताकि प्रेसिडेंट रूल लगाने की बजाय वहाँ पर 5 साल तक सरकार रहे और फिर 5 साल बाद जो है एक बार सिंक्रोनाइज़ कर ले तो हर 5 साल तक सरकार चलती रहेगी। तो ये सब सारी चीज़ें हो सकती है। अभी लोग बोल रहे हैं कि ओनली लोकसभा और राज्यसभा के सिंक्रोनाइजेशन करना चाहिए। लोकसभा और राज्यसभा के कर सकते हैं, लेकिन फिर राज्यसभा का जो कार्यकाल होगा वो 6 साल का होता है, इसका 5 साल होता है, तो ये भी इतना आसान है नहीं। तो बेसिकली ये इतना आसान है नहीं, पर ये आइडिया दोबारा से आया है। लॉजिस्टिकल और जो इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो ये बेसिकली हमारा आर्टिकल था। हमारा आज का लास्ट आर्टिकल है चाइना इकोनॉमिक स्लो डाउन, इट्स रिपल इफ़ेक्ट। ये आर्टिकल GS3 के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, आपके इंटरव्यूज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए दुनिया में क्या हो रहा है, उसकी क्या इम्प्लीकेशंस हैं इंडिया के लिए, पूरे दुनिया के लिए। तो इसलिए हम ओवरव्यू करेंगे, बहुत डिटेल में तो नहीं, लेकिन फिर भी अच्छे से पढ़ेंगे इस आर्टिकल को। तो शुरुआत करते हैं, चाइना में स्लो डाउन हो गया है, जिसके कारण एक अपना आंसर्स में आप मेंस के इकोनॉमिक्स में अगर आता है कि इंडिया की ग्रोथ कम हो रही है, उसका एक रीज़न क्या है, इंडिया का जो एक्सपोर्ट है उसकी डिमांड पूरी दुनिया में कम हो रही है। वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी कम हो रही है और चाइना में भी कम हो रही है, क्योंकि चाइना में ग्रोथ रेट बहुत कम हो गया है और स्लो डाउन चल रहा है। दूसरा जो सबसे बड़ा इशू यहाँ हम डिस्कस करेंगे, जो डिफ्लेशन है उसके बारे में, जो इकोनॉमिक इशू है। आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से डिफ्लेशन जो है बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो डिफ्लेशन होता क्या है, जब प्राइस जो है क्या होते हैं, गिरने लग जाते हैं। एक होता है इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का जस्ट अपोजिट होता है डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन में प्राइसेस बढ़ते हैं और डिफ्लेशन में प्राइसेस कम होते हैं। तो डिफ्लेशन होता है वो बहुत ख़तरनाक होता है। क्यों ख़तरनाक होता है, इसके कारण रिसेशन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। रिसेशन का मतलब क्या होता है, जो हमारी इकोनॉमी है वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगती है,
कम होने लगती है, इकोनॉमी में जो ग्रोथ है वो नेगेटिव होने लगती है। अगर 3 क्वार्टर तक के लगातार ग्रोथ नेगेटिव हो तो हम बोलते हैं कि रिसेशन आ चुका है। उसी को अगर टेक्निकल डेफिनेशन कहा जाए तो नेगेटिव ग्रोथ रेट फॉर अ कंसेक्यूटिवली 3 क्वार्टर इज कॉल्ड एज रिसेशन। तो ये होता है हमारा रिसेशन। अब डिफ्लेशन से रिसेशन कैसे होता है? तो डिफ्लेशन से डिमांड कम होती है ना। डिमांड कम होने के कारण बेसिकली डिफ्लेशन हुआ होगा, क्योंकि डिमांड नहीं है, एक्सेस सप्लाई है, तो प्राइसेस क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं। सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है। अब डिमांड कम हुई तो डिफ्लेशन हुआ, तो हम लोग जो जनता है वो कैसे रिएक्ट करेगी? वो सोचेगी कि प्राइसेस तो कम हो रहे हैं, अभी रुक जाता हूँ और अपना जो कंजम्पशन है वो पोस्टपोन कर देते हैं। कंजम्पशन जब पोस्टपोन हो जाता है उससे क्या होता है कि जो हमारी डिमांड है ऑलरेडी वो और कम हो जाती है। जब आप कंजम्पशन पोस्टपोन करते हैं तो जो प्रोडक्शन है ऑलरेडी हो रखा है, इन्वेंट्री भरी हुई है, तो प्रोडक्शन साइकिल बंद हो जाती है और जितने भी एंटरप्राइजेज़ हैं वो जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको रखना बंद कर देते हैं और एम्प्लॉयमेंट जो है कम होने लगता है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगता है। क्यों? क्योंकि वो उनको बाहर कर देते हैं। अब जब ये अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो जो लोग एम्प्लॉयड थे उनको इनकम हो रही थी, वो इनकम यूज़ कर रहे थे अपनी कुछ कंजम्पशन करने में, वो डिमांड भी अब कम हो जाएगी। तो कंजम्पशन और डिमांड और कम होगी, जिसके कारण और प्रोडक्शन कम होगा और ये साइकिल कंटिन्यूसली चलती रहेगी, जिसके कारण रिसेशन आ जाएगा। तो ये हमारा इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट था, आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था। अब हम बात करेंगे चाइना का स्लो डाउन और उसके रीज़न्स के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। चाइना का स्लो डाउन का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है इकोनॉमी का, वो है कि इनकी जो ग्रोथ थी वो अनस्टेबल है, अनबैलेंस है, अनकोऑर्डिनेटेड है और अनसस्टेनेबल भी है। तो 4 अन हैं। तो कौन कौन से अन हैं? अनस्टेबल, अनबैलेंस, अनकोऑर्डिनेटेड और अनसस्टेनेबल। इनकी जो इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी थी, इनकी जो ग्रोथ स्ट्रैटेजी थी, जो इनकी पॉलिटिक्स है उससे ड्रिवन थी। यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स लोगों के पास है नहीं। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है कि लोगों को अगर इकोनॉमिकली फ्लोरिश रखा जाए, इकोनॉमिकली अगर वो प्रॉस्पर हो रहे हैं तो वो कुछ नहीं बोलेंगे अगर उनको राइट नहीं भी दिया जा रहा है। तो यहाँ पर वन पार्टी सिस्टम है, कम्युनिस्ट पार्टी ही हमेशा क्या करती है? चुनाव लड़ती है। और लगभग देखा जाए तो ऑटोक्रेसी ही है, डेमोक्रेसी यहाँ पर है नहीं। तो लोगों के पास अधिकार नहीं है, लोग आवाज़ ना उठाएं, इसलिए उनको इकोनॉमिक प्रॉस्पेरस रखना ज़रूरी है। तो मेन काम इसी कारण से जो कंट्री है चाइना, वो बेसिकली एक्सपेंडिचर काय में कर रही है। जो बड़े सारे सेक्टर हैं इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, उनमें क्या कर रही है? खूब ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर रही है जो गवर्नमेंट है, जिसके कारण ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ी थी। ये ग्रोथ ज़्यादा समय तक नहीं चल सकती है क्योंकि सैचुरेशन आना है और इनका फोकस काय पे था? एक्सपोर्ट बेस्ड ग्रोथ पे था। ठीक है, लेकिन ये एक्सपोर्ट बेस्ड ग्रोथ भी एक समय के बाद ये मॉडल भी ख़त्म होने लगता है, इसमें भी सैचुरेशन आ जाता है, स्टैग्नेंसी आ जाती है और पूरा जो ग्रोथ है वो कम होने लगता है। इसके साथ साथ एक ही अगर आप सेक्टर में अनबैलेंस ग्रोथ करेंगे, बाकी सेक्टर पे ध्यान नहीं देंगे, तो उसके कारण क्या होगा? कुछ इश्यूज़ आएंगे, जैसे कि रीजनल इनइक्वालिटी बढ़ेगी, नॉर्मली इनइक्वालिटी भी बढ़ेगी लोगों में, लोगों के बीच में, इनकम में। उसके साथ साथ कंजम्पशन भी जो है कम रहेगा, क्योंकि आपका एक्सपोर्ट ग्रोथ मॉडल है तो लोगों का जो कंजम्पशन है वो कम हो जाएगा। और सोशल सिक्योरिटी पे गवर्नमेंट ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। तो जो जॉब्स हैं वो हैं ज़रूर, लेकिन उन जॉब्स की क्वालिटी बहुत ख़राब है। इसके बारे में अब और चर्चा करेंगे साथ में कि क्या क्या इश्यूज़ हैं, उसकी डिटेल में बात करते हैं जो अलग से मैंने लिखे हुए हैं। तो चाइना के स्लो डाउन होने के कुछ सिग्निफिकेंट फैक्टर्स हैं, वो क्या हैं कि एक्सपोर्ट लेड जो ग्रोथ मॉडल है वो ख़त्म हो गया है। क्यों कम बंद हो गया है एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ मॉडल? क्योंकि ये मॉडल किसके ऊपर डिपेंड कर रहा था? लेबर की कॉस्ट पर और रॉ मटेरियल के कंपैरेटिव एडवांटेज के ऊपर। जो भी कंट्री डेवलपिंग होती है वो अपने एडवांटेज जिस चीज़ में होता है उसी को एक्सपोर्ट करती है। और गवर्नमेंट की उस समय लेबर कॉस्ट बहुत कम, बेसिकली चाइना में लेबर कॉस्ट बहुत कम थी, जिसके कारण बहुत सारे इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हुआ और बहुत सारे इस्टेब्लिशमेंट चाइना में लगाए गए। अब लेबर कॉस्ट धीरे धीरे बढ़ रही है क्योंकि सोशल सिक्योरिटी पे ध्यान दिया जा रहा है। कब से ध्यान दिया जा रहा है सोशल सिक्योरिटी पे? जब से फॉक्सकॉन सुसाइड केस हुआ है 2010 में।
क्योंकि लेबर लॉ पे बिल्कुल फोकस नहीं किया गया था, तो फॉक्सकॉन कंपनी है जो कि वहाँ पर इस्टेब्लिश थी, वहाँ के लेबर्स ने एक साथ कई सारे लेबर ने सुसाइड किया, क्योंकि वहाँ पर 16-16 घंटे तक लेबर्स को एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, क्योंकि लेबर्स लॉ है नहीं, सोशल सिक्योरिटी पे फोकस है नहीं। इसलिए वहाँ के लेबर जो है सस्ते ज़रूर थे, लेकिन वहाँ की जो कंडीशन थी लेबर की वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। लेकिन उसके बाद से जब ये फॉक्सकॉन सुसाइड हुआ, तो बहुत ज़्यादा बेइज्जती हुई जो पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट है उसकी। उसके बाद से गवर्नमेंट ने सोशल सिक्योरिटी जितने भी चीज़ें हैं, जैसे कि पेंशन, रिटायरमेंट, सिक लीव और वर्किंग आवर्स, ये सब रेगुलेट करना शुरू कर दिया, जिससे सोशल सिक्योरिटी के कारण लेबर कॉस्ट है वो बढ़ गई। अब जो कॉम्पेरेटिव एडवांटेज था वो ख़त्म होने लगा, जो एक्सपोर्ट इसलिए कर पा रहे थे क्योंकि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज था वहाँ पर, क्योंकि प्राइसेस सबसे ज़्यादा कम थे गुड्स एंड सर्विसेज के। आज भी हालांकि बहुत सस्ते में चाइना के जो गुड्स हैं वो बन रहे हैं, लेकिन अब वो प्राइस जो कंपैरेटिव एडवांटेज था वो ख़त्म हो गया और कॉस्ट बढ़ने लगी, तो एक्सपोर्ट भी कम होने लगा, और जिसके कारण एक्सपोर्ट कम हो रहा है तो इनकी जो ग्रोथ है वो भी कम होने लगी। समझ में आया क्या? उसके बाद आपका जो फाइनेंशियल सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा स्टेट ओन है, और स्टेट का बहुत ज़्यादा रेगुलेशन है। इसके कारण क्या हुआ, आज भी वहाँ पर जो है चीप लोन मिल जाते हैं फ़ोन कॉल पे, अगर आपका नेटवर्क है तो। अगर नेटवर्क नहीं है तो आपको सस्ते नहीं मिलेंगे लोन। इसी कारण क्या हुआ, जो स्टेट के बहुत ज़्यादा क्लोज थे इंटरप्राइजेज़, उनको आसानी से लोन मिला, और एक्सेस सप्लाई, क्योंकि सस्ता लोन मिल रहा था, उन्होंने एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करना चालू कर दिया, और उसी के कारण क्या हुआ, एक्सेस सप्लाई ऑफ कमोडिटीज़ हो गया, जिसके कारण प्राइस जो है क्या हो गए, कम हो गए, और डिफ्लेशन होने लगा, स्लो डाउन होने लगा। इसी मिस रेगुलेशन के कारण क्या हुआ, एवरग्रांडे क्राइसिस हुआ। ये क्राइसिस किसका है? एवरग्रांडे जो कंपनी 2021 में ये क्राइसिस हुआ, और ये कंपनी रियल इस्टेट प्रॉपर्टी डेवलपर कंपनी है। इसने 2021 में अपने लोन्स थे, डेब्ट थे, उस पर डिफ़ॉल्ट कर दिया। ये डिफ़ॉल्ट इसलिए किया क्योंकि उन्हें आसानी से फाइनेंशियल सेक्टर से पैसा मिल रहा था, सस्ते में पैसा मिल रहा था, लेकिन इन लोगों ने एक्सेस हाउस बनाना शुरू कर दिए, तो जो हाउसिंग बबल था वो भी फट गया। एक्सेस हाउस बनाने लगे, और बायर थे नहीं, क्योंकि वहाँ पर जो इनकम थी लोगों की उतनी ज़्यादा बढ़ नहीं रही थी, कंजम्पशन बढ़ नहीं रहा था, और एक्सेस सप्लाई हो गया था, जिसके कारण ये हाउसिंग बबल बस्ट हो गया और एवरग्रांडे क्राइसिस हुआ, क्योंकि ये लोग खरीद ही नहीं रहे थे, एक्सेस सप्लाई हो गया था, तो हाउस के प्राइसेस गिरने लगे, ये डिफ़ॉल्ट कर गए, लोन जो था वो दे नहीं पाए, पूरा शेयर मार्केट 80% तक गिर गया था। एवरग्रांडे जो कंपनी है उसके शेयर्स 99% गिर गए थे, और बहुत सारा अनएम्प्लॉयमेंट और कई सारे इश्यूज़ हुए थे, जिसके कारण कंस्ट्रक्शन सेक्टर को भी बहुत धक्का लगा है, और मेन जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है चाइना में वही ग्रोथ ड्रिवन कर रहा था, जिसके कारण ग्रोथ कम हो गई। इसके साथ साथ चाइनीज़ गवर्नमेंट को कई सारे चैलेंजेस हैं जिनको डील करने की ज़रूरत है, जैसे कि स्टेट ओन एंटरप्राइजेज़ है उसमें बहुत ज़्यादा रोल है, उसको कम करने की ज़रूरत है। डोमेस्टिक कंजम्पशन है वो भी बढ़ाने की ज़रूरत है। यहाँ पर डोमेस्टिक जो कंजम्पशन है वो कम होता है, लोग सेविंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं, ज़्यादा 50% ऑलमोस्ट सेविंग करते हैं, सोशल सिक्योरिटी पे फोकस किया नहीं जाता है। सोशल सिक्योरिटी पे अगर फोकस होगा तो पेंशन में इन्वेस्ट करेंगे, और पेंशन में इन्वेस्ट करेंगे तो यही पैसा चैनलाइज करके फाइनेंशियल सिस्टम में आएगा, और वही इन्वेस्टमेंट में गवर्नमेंट को यूज़ होगा। समझ में आया? जो हम 12 रुपये देते हैं वो बैंक के पास जाते हैं, बैंक उसको लोन देने में यूज़ करता है, वही इन्वेस्टमेंट में यूज़ होता है, लेकिन लोग पैसा अपने पास रखते हैं यहाँ पर, तो कंजम्पशन इसके कारण कम है, इस पे फोकस करने की ज़रूरत है। हालांकि फोकस किया जा रहा है, लेकिन अभी तक डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ा नहीं है, और कोविड-19 उसका एक कारण भी है। कोविड-19 के कारण लोग कंजम्पशन कम कर रहे हैं, पैसा ज़्यादा सेव करने के लिए बाध्य हो गए हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि इस तरह के क्राइसिस फ्यूचर में आ सकते हैं। फाइनेंशियल सेक्टर में बहुत ज़्यादा स्टेट का इंटरवेंशन है, उसको भी कम करने की ज़रूरत है। जैसे इंडिया में है वैसे ही इशू ऑटोनॉमी के फाइनेंशियल सेक्टर में है। उसके साथ साथ मिडिल इनकम ट्रैप का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। मिडिल इनकम ट्रैप होता क्या है, इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। मिडिल इनकम ट्रैप ऐसी सिचुएशन है जब कंट्री ट्रांजिशन नहीं कर पाती है मिडिल इनकम से हाई इनकम कंट्री में।
क्यों नहीं कर पाती हैं? क्योंकि जो हमारी लेबर कॉस्ट है वो बढ़ जाती है, जो प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस है जिसके भरोसे हम लो से मिडिल इनकम तक आए थे, वो अब बढ़ने लगती है। अब आपको इनोवेशन की ज़रूरत है, अगर आपको डेवलप्ड होने की ज़रूरत है तो, अगर आपको डेवलप्ड होना है तो ये मिडिल इनकम ट्रैप में इंडिया भी जो है आने वाले समय में ये प्रॉब्लम झेल सकता है। और इकोनॉमिक सर्वे में ये वर्ड बार बार यूज़ किया है, आप अपने आंसर में इसको यूज़ कर सकते हैं। जो मिडिल इनकम ट्रैप है, इंडिया को आने वाले समय में ये दिक्कत आ सकती है और इंडिया को एक्स्ट्रा पुश करना पड़ेगा और फोकस काय पे करना पड़ेगा अगर इससे निकलना है तो इनोवेशन और नॉलेज इकोनॉमी पे फोकस करना पड़ेगा। समझ में आया क्या? तो ये प्रॉब्लम चाइना भी झेल रहा है, जिसके कारण पूरी दुनिया में है ना नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहे हैं इकोनॉमिक स्लोडाउन के कारण। इसके अलावा भी और अगर बात करें तो स्टेट जो ओन एंटरप्राइजेज है वहाँ करप्शन बहुत है, इनएफिशिएंसी बहुत है और इसको भी डिसइन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। हालांकि ये सब बहुत कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि इंडिया में अगर देख लें अपन तो अपने यहाँ जो है डिसइन्वेस्टमेंट करना कितना पॉसिबल नहीं है। लेबर्स जो है यूनियन बना के बैठ जाते हैं और इतना आसान नहीं होता है अगर प्राइवेटाइज़ करना है तो। इसके अलावा फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म करने की ज़रूरत है और अलग अनेक अनेक तरह की चीज़ें जो इंडिया फेस कर रहा है वो चाइना को भी करने की ज़रूरत है। हालांकि एक पॉइंट इसमें ज़रूर लिखा है कि चाइना 5% से ग्रो हो रहा है और इंडिया 6% से ग्रो हो रहा है, लेकिन चाइना 5% भी जो बेस है वो बहुत बड़ा है, क्योंकि 10 ट्रिलियन इकोनॉमी है तो बेस 10 ट्रिलियन है और 5% एब्सोलूट नंबर में इंडिया से कहीं ज़्यादा होगा। लेकिन इंडिया की बात करें तो इंडिया 6% भी है, लेकिन उतना ज़्यादा बेस नहीं है, तो इंडिया को और तेज़ी से ग्रो करने की ज़रूरत है। ये हमारा आर्टिकल था। होपफुली आपको एक एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा और क्या रीज़न है चाइना के स्लो डाउन के और क्या इम्पैक्ट पड़ रहे हैं ग्लोबल पे, ग्लोबल इकोनॉमी पे, कैसे डिफ्लेशन रिसेशन होता है। ये मेन कॉन्सेप्ट था इकोनॉमी का। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। आज हमारा ये लास्ट आर्टिकल था। थैंक यू, एन्जॉय योर डे।